हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक है, जो कि प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद की जो ओरिएंटल्स थे और एंग्लिस्ट थे उनके बारे में। तो ये क्या विवाद था, कई बच्चों को जो है ये समझ में नहीं आता, तो इसको मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से पूरी कि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो, आपको ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। कि 1823 में जो है शिक्षा की देखभाल के लिए, उसके विकास के लिए, उसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है जन शिक्षा की महासमिति, मतलब एक बड़े लेवल पे जो है कमेटी की स्थापना की गई। कब? 1823 में। इस समिति को शिक्षा का चार्टर एक्ट द्वारा निर्धारित 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार प्रदान किया गया। कि आप सीधा सा ये मान लीजिए कि शिक्षा के लिए 1823 में एक बड़ी कमेटी की स्थापना की गई और इस कमेटी को इतना अधिकार दिया गया कि आप साल में जो है 1 लाख रुपए आप शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। तो इस जन शिक्षा समिति के विषय में ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ तक कीजिए। सबसे पहले कि अधिकार प्रदान किया गया, उसके बाद जो है कि यहाँ से कि इस समिति में कितने सदस्य थे? 10 थे। इस कमेटी में कितने सदस्य थे? टोटल 10 मेंबर थे। और हैरिस हैमन विल्सन को इसका जो है महासचिव बनाया गया। इस समिति को शिक्षा के विकास के लिए जो है 1 लाख रुपए का अनुदान सौंपा गया। कि जो ये मेन हेड बनाए गए थे इसके हैरिस हैमन, और इनको कहा गया कि 1 लाख रुपए जो आपको शिक्षा के ऊपर खर्च करने हैं, तो आपको वो किस तरीके से खर्च करने हैं, हिंदी शिक्षा पर खर्च करने या अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर खर्च करने, वो आप पर डिपेंड है। तो 1824 में जो है कंपनी के अंतर्गत भारतीय शिक्षा पर जेम्स मिल के विचारों का प्रभाव पड़ने लगा। ये जो एक विचारक थे, अच्छे विचारक थे, तो जो है भारत की शिक्षा जो थी उन पर जो इनके विचारों का, इनकी सोच का जो है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा। लोगों ने किताबों के माध्यम से जेम्स मिल के विचारों को पढ़ा और ये इनकी तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। जेम्स मिल कौन था? एक उदारवादी था और वह मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शिक्षा को जरूरी मानता था। कि मनुष्य को अपना आज़ादी से जीवन जीने के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करनी, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ये बातें जो हैं लोगों के दिमाग पर बैठ गई, लोगों के दिमाग पर काफ़ी असर किया और सभी लोगों ने क्या किया कि शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान उनका बढ़ा कि अगर हमें अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। उसने कंपनी का ध्यान, मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान भी जो था भारतीय शिक्षा की ओर दिलवाया। किसने? जेम्स मिल ने। अतः कंपनी के जो डायरेक्टर थे बड़े बड़े, उन्होंने 1824 में एक आदेश पत्र भेजा जिसके अनुसार भारतीयों का प्राचीन शिक्षा में अविश्वास प्रकट किया गया। तो एक आदेश पत्र भेजा, कहाँ पर? लंदन में। तो वहाँ पर उन्होंने इस आदेश पत्र में क्या लिखा कि जो भारत के लोग हैं उनका प्राचीन शिक्षा से जो है विश्वास उठ गया है। कि जो प्राचीन शिक्षा मतलब संस्कृत भाषा में जो शिक्षा मिलती थी भारत में पुराने समय में ऋषि मुनियों द्वारा, उन पर से जो है विश्वास उठ गया है। पश्चिमी शिक्षा को वहाँ पर भारत में लोग पसंद कर रहे हैं और उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। यह बताया गया कि धन का उपयोग हिंदू पौराणिक कहानियों या फिर कुरान की आयतों की शिक्षा के स्थान पर उपयोगी शिक्षा पर किया जाए। कि जो धन है, जो पैसा खर्च है, वो कि जो हिंदू पौराणिक कहानियाँ हैं, हिंदू धर्म की पुरानी कहानियाँ, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, रामायण महाभारत, या फिर मुस्लिम में जो कुरान है, उसकी शिक्षा पर खर्च ना करके उपयोगी शिक्षा जो कि आगे मनुष्य का ज़्यादा विकास कर सके, उस शिक्षा पर जो है पैसा खर्च किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो है भारत में ये जो विवाद है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो है उठ खड़ा हुआ। और यह विवाद या यह जो झगड़ा था वो 10 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। यह प्रश्न लगातार उठता रहा कि 1 लाख रुपए जो एक प्रति वर्ष, मतलब एक साल में जो 1 लाख रुपए, वो कौन सी शिक्षा पर खर्च की जाए? प्राच्य शिक्षा मतलब जो प्राचीन शिक्षा थी उस पर, या फिर पाश्चात्य मतलब पश्चिमी शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा पर। तो प्राचीन शिक्षा में तो यहीं आ गई हिंदू धर्म की रामायण महाभारत, धार्मिक जो शिक्षा थी उस पर खर्च किया जाए, या फिर अंग्रेजों की जो शिक्षा थी मॉडर्न थी उस पर खर्च किया, जिसमें कि विज्ञान कला साहित्य इन सभी को पढ़ाया जाता था। तो झगड़ा किनके बीच था? प्राचीन शिक्षा और नवीन शिक्षा। प्राचीन को प्राच्य शिक्षा बोला जाता है और नवीन शिक्षा को पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, जो कि अंग्रेजों की तरफ से जो शिक्षा आई थी अंग्रेजी शिक्षा, उसको बोला गया है।
जन शिक्षा समिति में कुछ सदस्य जो थे वो प्राच्यवादी थे। जो ये कमेटी बनी थी उसमें कई लोग जो थे वो प्राच्य शिक्षा को ही महत्वपूर्ण मानते थे, जो कि प्राचीन शिक्षा के विकास पर धन खर्च करने के पक्ष में थे। इसी समय कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। ज़्यादातर प्राच्यवादियों का विचार था कि प्राच्य शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाए, कॉलेज खोले जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्राचीन शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें प्राचीन शिक्षा का ज्ञान उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि प्राचीन विद्या संस्थाओं में यूरोपीय विज्ञान और साहित्य के विषय पढ़ाई जाए या फिर नहीं। मतलब कमेटी में जो कुछ मेंबर थे जो चाहते थे कि प्राचीन शिक्षा पर पैसा खर्च किया जाए, तो साथ में वो ये भी सोच रहे थे कि क्या अगर हम प्राचीन शिक्षा पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ जो है हमें यूरोप की जो विज्ञान थी, अंग्रेजों के विज्ञान और साहित्य को पढ़ाना चाहिए। तो प्राच्यवादियों के विरोध को देखकर आंग्लवादियों अर्थात एंग्लोसिस्टों का समर्थन किया। उसने प्राचीन शिक्षा के अध्ययन को निरर्थक एवं खोखला बताया। मतलब कि जो ये प्राचीन शिक्षा की बात कर रहे थे कमेटी के कुछ लोग, जबकि दूसरे लोग जो थे मतलब 10 में से 3-4 लोग तो कह रहे थे कि प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन 6-7 लोग जो है ये कह रहे थे कि नहीं, प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि हमें जो 1 लाख रुपए है वो प्रतिवर्ष अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किए जाने चाहिए। उन्होंने जो है भारत की प्राचीन शिक्षा को निरर्थक बताया, उसको बेमतलब की बातें बताया कि इस शिक्षा से किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता, ये शिक्षा कोई काम की नहीं है। प्राचीन शिक्षा को मतलब बुरा बताया है। तो उनका दृष्टिकोण जो है वो भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था, किनका? आंग्लवादियों का, जिनको कि एंग्लिसिस्टो भी बोला जाता है। आंग्लवादी कौन थे? अंग्रेज। उन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा को क्या बताया है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया है। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत को अंधेरे में रखना चाहती है तो उसे संस्कृत शिक्षा प्रणाली के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। तो राजा राम मोहन राय ने अपना क्या विचार प्रकट किया कि अगर अंग्रेजी सरकार भारत को अंधेरे में रखना चाहती है, उसका विकास नहीं होना देना चाहती, उसके लोगों का विकास या उनका डेवलप नहीं होना देना चाहती, तो उसे तो प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और अगर विकास देखना चाहती है तो उसको अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमएस हर्ट को भी एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, किसने? राजा राम मोहन राय ने, कि नौजवानों को अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य 12 वर्ष जो है व्याकरण की बारीकियों या संस्कृत व्याकरण जानने में खर्च कर देने से कोई लाभ नहीं होता, न वेदांत की अटकलबाजियां लगाने से कोई लाभ होगा। इससे नौजवानों को समाज का उपयोगी सदस्य बनने में कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य यह है कि देशी लोगों की उन्नति हो। इसलिए उसे चाहिए कि शिक्षा की उदार और उन्नत पद्धति को प्रोत्साहन दें, जिनमें दूसरे उपयोगी विषयों विज्ञान के साथ गणित का भी ज्ञान हो, प्राकृतिक दर्शन, रसायन विज्ञान, शरीर रचना शास्त्र आदि की शिक्षा भी दी जाए। यह कार्य कुछ प्रतिभाशाली विद्वान लोगों को नियुक्त करके और आवश्यक पुस्तकों, उपकरणों तथा अन्य साध सामान से सुसज्जित कॉलेज खोलकर किया जा सकता है। मतलब टोटली अपनी इस कोटेशन के माध्यम से राजा राम मोहन राय कहना चाह रहे हैं कि जो नौजवान हैं, जिनको कि सालों साल तक व्याकरण, संस्कृत, धार्मिक ज्ञान दिया जाता है, इनकी जगह अगर उनको 5-6 साल कला, गणित, विज्ञान इनका शिक्षा दी जाए तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि समय की मांग यही है कि प्राचीन शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि मनुष्य का विकास जल्दी हो सके, वो तरक्की कर सके, उसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो सके। तो टोटली राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ना कि प्राचीन शिक्षा की। राजा राम मोहन राय ने इस ज्ञापन की एक प्रति जन शिक्षा समिति को भी भेजी, मतलब एक फोटो कॉपी जो अपने इन विचारों की करवाकर उन्होंने जन शिक्षा समिति को भी भेजी, परंतु इस कमेटी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अतः जन शिक्षा समिति की नीति से पाश्चात्य शिक्षा समर्थक की जो पश्चिमी शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, तथा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों ही नाराज थे। 1827 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन को एक सरकारी भाषा की आवश्यकता है। प्रशासन मतलब डिपार्टमेंट, सरकार चलाने के लिए एक भाषा जरूरी है, इसलिए जो है एक भाषा को
फिक्स कर दिया जाए और उसी की पढ़ाई जो है लोगों को करवाई जाए, तभी सरकारी नौकरियों के लिए जो है वो कर्मचारी हमें मिल सकेंगे। ऐसा किसका मानना था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने यह भी निर्णय लिया कि सरकारी भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं हो सकती, इसलिए वो चाहते थे कि भारत में जो है अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा घोषित कर दिया जाए और सभी के लिए जो है वो अंग्रेजी का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया जाए। 1830 में कंपनी के डायरेक्टर ने आदेश दिया कि भारतीय कर्मचारी जो है वो यूरोप के साहित्य और विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करे, उनकी पढ़ाई करे, और जो व्यक्ति पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करेगा, मतलब अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसे सरकारी नौकरियां दी जाएगी। तो लोगों में जो है थोड़ा सा हिम्मत आई, थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ा कि अगर हम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो वो धीरे धीरे लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा की तरफ अपना रुझान बढ़ाया, अपनी रुचि दिखाई। इसके बाद जो जन शिक्षा समिति या जो कमेटी थी उसने अपना ध्यान अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर दिया, परंतु प्राच्यवादियों के विरोध के कारण, कि जो प्राचीन शिक्षा को पसंद करते थे उन्होंने विरोध किया इस बात का, इसीलिए जो है इस दिशा में कोई आगे कदम नहीं उठा पाई। तो समिति ने जो है प्राच्य शिक्षा के विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखे। जन शिक्षा समिति के इस रवैये से आंगलवादियों को बहुत दुख हुआ, मतलब कि जो समिति या कमेटी में कुछ लोग जो थे जो कि प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की कि प्राचीन शिक्षा पर ही जो है इस 1 लाख रुपए को खर्च किया जाए। तो जन शिक्षा समिति में जो अन्य लोग थे वो इनके विचारों से या इनकी बातों से काफ़ी दुखी हुए थे कि ये पैसा जो है बर्बाद जाएगा, प्राचीन शिक्षा को ग्रहण करने से लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। 1833 में चार्टर एक्ट पारित होने के समय भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश संसद में वाद विवाद हुआ, कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी लंदन में, वहाँ पर जो है वाद विवाद हुआ, वहाँ पर बहस हुई। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटेन में संसद सदस्यों से मिले और पश्चिमी शिक्षा के विकास में या पक्ष में अपना मत दिया, कि राजा राम मोहन राय ने कहा कि मैं अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने के पक्ष में हूँ। अतः 1833 के एक चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य की व्यवस्था की गई। मैकॉले को कानूनी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया और उसे जन शिक्षा समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। कि जो पीछे कमेटी थी उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? 1833 में कानून आया, उसके थ्रू जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष मैकॉले को बनाया, जो कि अंग्रेजी शिक्षा का कट्टर समर्थक था। और इसी मैकॉले के कारण जो आगे चलकर अंग्रेजी शिक्षा जो है उसको भारत में लागू किया गया, उसको अनिवार्य किया गया और उसको सरकारी भाषा का कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय में उसको दर्जा भी मिला। और इस मैकॉले ने जो है कानून बनाए और इसके द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा को सभी कॉलेजों में, स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया और लोगों को शिक्षा ग्रहण करवाई अंग्रेजी भाषा में। तो ये था प्राच्य और पश्चिमी विवाद, प्राचीन भाषा का, प्राचीन शिक्षा और पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी शिक्षा का विवाद। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको क्लास अच्छी लग रही है। तो मैं ऐसी जो है छोटे छोटे जो कई कॉन्सेप्ट हैं जो कि मतलब समझ में कम आते हैं, उनको मैं आपको इन छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से जो है वो करवाती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।